राधे राधे आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे मेंस परीक्षा के लिए प्रश्नों की सीरीज हम लोग जो शुरू किए हैं उसमें आज हम 7वां प्रश्न देखेंगे। 6 प्रश्न हमने देख लिया है। तो 7वां प्रश्न हमारा हिंदी व्याकरण से है और प्रश्न ये है कि हिंदी शब्द संपदा का आशय स्पष्ट करते हुए सामान्य और पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या कीजिए। तो आइए देखते हैं। किसी भी भाषा में उपस्थित शब्द उसकी व्यापकता और प्रगतिशीलता के द्योतक होते हैं। किसी भी भाषा में जो शब्द उपस्थित होते हैं वो उसकी व्यापकता और प्रगतिशीलता के द्योतक होते हैं। भाषा में किस प्रकार के शब्द हैं तथा वे किस अनुपात में हैं, इन तथ्यों के माध्यम से उस भाषा विशेष के विकास का स्तर व स्वरूप के संबंध में विश्लेषण किया जा सकता है। हिंदी की शब्द संपदा बहुत ही समृद्ध है और इनका वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। पहला वर्गीकरण हम किए हैं स्रोत की दृष्टि से। स्रोत की दृष्टि से वर्गीकरण हिंदी शब्द भंडार 4 प्रकार के शब्दों में विभाजित है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। याद होना चाहिए ये कि स्रोत की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार 4 प्रकार के शब्दों में विभाजित है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो अब हम देखेंगे कि क्या होते हैं तत्सम शब्द, क्या होते हैं तद्भव, क्या होते हैं देशज और क्या होते हैं विदेशज। शॉर्ट में एक एक लाइन में इनका परिचय देना है। तो तत्सम ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से यथारूप ग्रहण किए गए हैं। तत्सम ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से यथारूप ग्रहण किए गए हैं। और तद्भव ये शब्द संस्कृत के ही हैं किंतु समय के साथ इनके रूप में परिवर्तन आ गया है। तो तत्सम का हम एग्जाम्पल देखें, वायुयान, कमल, विद्यालय आदि। और तद्भव में ये शब्द संस्कृत के ही हैं किंतु समय के साथ इनके रूप में परिवर्तन आ गया है, विकृत हो गए हैं, तो ये तद्भव कहलाए हैं। जैसे धुआं, आम, खीर आदि। खीर का तत्सम क्षीर और आम्र से आम बन गया है। फिर अब देशज देखेंगे। देशज क्या होते हैं? तो सबसे आसान है देशज। देश के लोक भाषा से जन्मे शब्द देशज कहलाते हैं जो अपने ही देश में उत्पन्न हुए हैं। जैसे लोटा, डंका, खर्राटा, पापड़ आदि। अब विदेशज है। विदेशज क्या होता है? तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ अपितु सांस्कृतिक आदान प्रदान के चलते हिंदी भाषा द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। तो विदेशज शब्द इन नामे है विदेशज, विदेश से जन्मे हैं, लेकिन भाषा के सांस्कृतिक आदान प्रदान के चलते हिंदी में भी इनको स्वीकार कर लिया गया है। जैसे विदेशज शब्दों के उदाहरण देंगे, आलमारी, दरोगा, क्रिकेट, चाय इत्यादि। आलमारी पुर्तगाली, दरोगा तुर्की, क्रिकेट अंग्रेजी, चाय चीनी। तो अगर आप इसे विस्तृत करना चाहेंगे और 1-2 लाइन बढ़ाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि आलमारी पुर्तगाली भाषा का, दरोगा तुर्की भाषा का, क्रिकेट अंग्रेजी का, चाय चीनी का। तो और आपका 2-4 लाइन बढ़ जाएगा। तो हमने देखा स्रोत की दृष्टि से शब्द 4 होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब देखिए निर्माण की दृष्टि से। निर्माण की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार 3 भागों में विभक्त है। निर्माण की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में। पहला तो है रूढ़। ये वे शब्द जिनकी ध्वनियों को अलग कर कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनकी ध्वनियों को आप अलग करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हाथ है, अब हा और थ, इन दोनों को अलग अलग करिए हाथ को तो हा और थ मिलेगा। अब इनका क्या आप अर्थ निकालेंगे? इनका आप अलग कर ही नहीं सकते हैं। अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा।
पेट है, किताब है, नाथ है, कलम है। तो ये सब क्या है? रूढ़ शब्द हैं। अब देखेंगे यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो जो शब्द दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं और जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुड़ने से ही निर्धारित होता है, उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे परिवर्तन, पनडुब्बी आदि। मतलब यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुड़ने से ही निर्धारित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है योग रूढ़। तो योग रूढ़ ये ऐसे शब्द हैं जो संरचना की दृष्टि से तो यौगिक हैं, परंतु उनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो चुका है। जितने बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं सब योग रूढ़ हैं। और योग रूढ़ क्या होते हैं? तो इनका एक अलग अर्थ निकलता है। संरचना की दृष्टि से तो देखने में यौगिक लगेंगे, परंतु इनका एक विशेष अर्थ रूप में रूढ़ हो चुका है। जैसे पीताम्बर, पित है जिसका अंबर। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, महादेव के लिए रूढ़ हो गया है। राजीव नयन, राम के लिए रूढ़ हो गया है। जलज, कमल के लिए रूढ़ हो गया है। जल में जन्म लेने वाला। तो संरचना की दृष्टि से तो यौगिक हैं ये, परंतु इनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो चुका है। तो ये क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ कहलाएंगे। तो आपको समझ आया कि निर्माण की दृष्टि से शब्द भंडार में शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और स्रोत की दृष्टि से 4 थे: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उसके बारे में हमने दिखाया। फिर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ के बारे में दिखाएंगे। अब है परिवर्तनीयता के आधार पे। तो इस आधार पे हिंदी भाषा के शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक विकारी शब्द है और दूसरा अविकारी। तो परिवर्तनीयता के आधार पे 2 भाग हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? तो ये वे पद हैं जो लिंग, वचन या काल के परिवर्तन पे बदल जाते हैं और ये 4 भागों में विभक्त हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चारों क्या हैं? विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो विकारी शब्द जो होते हैं, जैसे लिंग बदलेगा तो बदल जाएंगे, वचन बदलेगा तो ये भी बदल जाएंगे, काल बदलेगा तो ये भी बदल जाएंगे। तो विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन लिंग, वचन या काल के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं, और ये 4 हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या है? प्रत्येक लिंग, वचन अथवा काल में अपरिवर्तित रहने वाले शब्द अविकारी कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द नामे में है अविकारी, मतलब ये बदलेगा नहीं। लिंग, वचन अथवा काल में परिवर्तन भी हो जाए तो भी ये अपरिवर्तित रहेगा। और अविकारी शब्द भी 4 होते हैं। कौन कौन से? तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अविकारी शब्द 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ध्यान देंगे 4 अविकारी शब्द हैं। इसके बाद प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पे देखा जाए तो शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है: एक सामान्य शब्द और दूसरा विशिष्ट शब्द। तो सामान्य और विशिष्ट शब्दों के बारे में भी हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि इनके बारे में भी आपको बताना है। तो आइए अब हम सामान्य शब्द को अच्छे से देख लेते हैं। सामान्य शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जो सामान्य शब्द हैं ये सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त होते हैं और इन शब्दों का निश्चित या वस्तुनिष्ठ अर्थ होना आवश्यक नहीं है। संदर्भ में परिवर्तन के साथ ये शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। तो सामान्य शब्द वे हैं जिनका वाक्य के अनुसार अर्थ बदल जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे राजेश ठीक से लिख सकता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरी तबीयत ठीक है, तुम अपनी कहो। तो तीनों वाक्य में ठीक ही का प्रयोग हुआ है, लेकिन
संदर्भ अलग अलग हैं। जैसे राजेश ठीक से लिख लेता है, मतलब राजेश सुंदर लिख लेता है, अच्छा लिख लेता है। ठीक है अब मैं चलता हूँ, तो हम ऐसे नॉर्मली कहते हैं ना, ठीक है तब अब मैं चलता हूँ। फिर मेरी तबीयत ठीक है, मतलब मैं स्वस्थ हूँ, तुम अपनी बताओ। तो शब्द तो एक ही है ठीक, लेकिन अलग अलग संदर्भ में प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है, ये सामान्य शब्द है। अब है पारिभाषिक शब्द। ये क्या होते हैं? तो पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के अर्थ व संदर्भ पूर्णतः पारिभाषित होते हैं। ये शब्द किसी विशेष संदर्भ में ही प्रयोग होते हैं, आप इनको नॉर्मली प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और प्रत्येक क्षेत्र के अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं। ये याद रखिएगा कि जिन शब्दों के अर्थ व संदर्भ पूर्णतः पारिभाषित होते हैं और ये शब्द किसी विशेष संदर्भ में ही प्रयुक्त होते हैं और प्रत्येक क्षेत्र के अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं। जैसे हिंदी साहित्य के पारिभाषिक शब्द हैं रस, छंद, अलंकार आदि। इतिहास के पारिभाषिक शब्द हैं सामंतवाद, मनसबदारी, चालीसा दल आदि। और भूगोल के पारिभाषिक शब्द हैं सुनामी, चक्रवात, पठार, तरंग आदि। तो ये सब क्या हैं? पारिभाषिक शब्द हैं। तो ध्यान रखना है आपको इन सब चीज़ों को जो हमने देखा। आप इसे अच्छे से नोट्स बनाएंगे और जब आपसे प्रश्न आएगा आपके सामने कि हिंदी शब्द संपदा का आशय स्पष्ट करते हुए सामान्य और पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या कीजिए, तो हम ऐसे ही अपना आंसर लिखेंगे। हूबहू ज़रूरी नहीं कि एकदम टू द पॉइंट एकदम यही लिखना है। हाँ, बस चीज़ों को समझ लेना है, इसी के आधार पे अपना लिख लेना है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक, तो चलिए 3 पेजों में था ये। अब हम मिलते हैं अपने अगले प्रश्न 8 नंबर के साथ अगली वीडियो में, जो रहेगी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो अब अगला वीडियो में 8वां प्रश्न हम देखेंगे इसको। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।